जून 2026 भारत के राजनीतिक गलियारों और वैश्विक कूटनीति के मंच पर एक अभूतपूर्व टकराव देखने को मिल रहा है। वजह है भारत की विदेश नीति पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी का एक बेहद तीखा और सीधा हस्तक्षेप। 27 जून 2026 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित अपने एक विशेष लेख में वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के रणनीतिक फैसलों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक घरेलू राजनीतिक बयान है या इसके पीछे भारत के दशकों पुराने कूटनीतिक संतुलन और उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यवहारिक जरूरतों का एक बड़ा टकराव छिपा है? आज की स्वतंत्र रिपोर्ट में हम किसी भी पक्षपात से ऊपर उठकर इस पूरे विवाद के दोनों पहलुओं की गहराई से पड़ताल करेंगे। सोनिया गांधी के आरोप और कूटनीतिक चिंताएं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि विपक्ष का मुख्य तर्क क्या है। सोनिया गांधी ने अपने लेख में पश्चिमी एशिया के मानवीय संकट, विशेषकर गाजा के हालातों पर सरकार के रुख की आलोचना की है। उन्होंने सरकार की इस नीति को पत्थर जैसी चुप्पी और निष्क्रियता का नाम दिया है। इस लेख के 3 सबसे बड़े रणनीतिक बिंदु यह हैं। विपक्ष का दावा है कि भारत ने अपनी पारंपरिक विदेश नीति से हटकर फिलिस्तीन, ईरान और व्यापक मध्य पूर्व में अपने दशकों पुराने सहयोगियों को खुद से दूर कर लिया है। लेख में तर्क दिया गया है कि भारत के कूटनीतिक तौर पर पीछे हटने से जो वैक्यूम या खाली जगह बनी, उसका फायदा उठाकर पाकिस्तान खुद को इस क्षेत्र में एक मध्यम के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। रणनीतिक समय पर सवाल। उन्होंने विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल दौरे के समय पर सवाल उठाते हुए इसे एक हैरान करने वाला रणनीतिक निर्णय कहा, क्योंकि यह दौरा ईरान के खिलाफ अमेरिकी इजरायल की संयुक्त सैन्य कार्रवाइयों के ठीक पहले हुआ था। अपने दावे को मजबूत करने के लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसकी अध्यक्षता इस समय भारत के सेवानिवृत्त न्यायविद न्यायमूर्ति एस मुरलीधर कर रहे हैं। इस 94 पन्नों की रिपोर्ट के अनुसार गाजा में नागरिक ढांचे, विशेषकर बच्चों और स्वास्थ्य सेवाओं पर अभूतपूर्व संकट आया है। हालांकि गांधी ने अक्टूबर 2023 में हमास द्वारा इजरायल पर किए गए हमलों की भी कायरतापूर्ण और पूरी तरह अस्वीकार्य कहकर निंदा की, लेकिन उनका मुख्य निशाना इजरायल की जवाबी कार्रवाई की क्रूरता पर ही था। विपक्ष के इन तीखे हमलों के बीच कूटनीतिक और रक्षा मामलों के विश्लेषकों का एक दूसरा बड़ा धड़ा है, जिसका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध वैचारिक भावुकता या केवल नैतिक बयानों से नहीं, बल्कि देश के कठोर और वास्तविक राष्ट्रीय हितों से संचालित होते हैं। यदि हम भारत और इजरायल के संबंधों के इतिहास को देखें तो यह साझेदारी पिछले 3 दशकों में भारत की सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ बनी है। हालांकि भारत ने 1950 में ही इजरायल को मान्यता दे दी थी, लेकिन पूर्ण राजनीतिक संबंध 1992 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार के दौरान स्थापित हुए। तब से लेकर आज तक रक्षा, साइबर सुरक्षा, कृषि, जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों का सहयोग लगातार बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार जो 1992 में महज $20 करोड़ था, वह 2024 तक $6 अरब को पार कर गया। सितंबर 2025 में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश संधि ने इसे और रफ्तार दी। इतिहास गवाह है कि जब 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ या 1999 में कारगिल का संकट आया, जब दुनिया की कई महाशक्तियां भारत को तत्काल सैन्य सहायता देने में हिचकिचा रही थी, तब इजरायल ने भारत को बेहद महत्वपूर्ण सैन्य रडार, निगरानी प्रणालियां और गोला बारूद उपलब्ध कराया था। आज इजरायल के कुल हथियार निर्यात का लगभग 42% हिस्सा भारत को जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में इजरायली तकनीक की भूमिका। इस रक्षा साझेदारी का सबसे व्यवहारिक और निर्णायक उदाहरण हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिला। 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने पहलगाम की बेसरन घाटी में एक कायराना हमला कर 26 हिंदू पर्यटकों की हत्या कर दी थी। देश में भारी आक्रोश था। इसके जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने सीमा पार सक्रिय लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने के लिए 7 मई को रात 1:05 पर एक बेहद गुप्त और सटीक 23 मिनट का सैन्य अभियान शुरू किया, जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन की 100% सफलता में इजरायली सैन्य तकनीक ने गेम चेंजर की भूमिका निभाई। पहला, हारोप लोइटरिंग म्यूनिशंस। ये इजराइल निर्मित कामिकाजी ड्रोन हैं जो हवा में 9 घंटे तक मंडरा सकते हैं। इस ऑपरेशन में इन्होंने पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणालियों को जाम और नष्ट कर दिया, जिससे भारतीय विमानों के लिए रास्ता साफ हुआ। दूसरा, हेरोन MK2 UAV।
35,000 फीट की ऊंचाई से संचालित होने वाले इन ड्रोनों ने दुर्गम पहाड़ी इलाकों में भारतीय कमांडरों को रियल टाइम यानी लाइव खुफिया जानकारी और हमले के बाद हुए नुकसान का सटीक आंकलन प्रदान किया। तीसरा, बराक 8 मिसाइल रक्षा प्रणाली। जब इस ऑपरेशन के जवाब में सीमा पार से दिल्ली को निशाना बनाकर फतेह सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, तब डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित बराक 8 प्रणाली ने सजगता दिखाई और उस मिसाइल को हरियाणा के सिरसा के ऊपर हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया गया। नंबर 4, स्पाइस 2000 प्रिसीजन बम किट्स। इन अत्याधुनिक गाइडेड किट्स की मदद से भारतीय लड़ाकू विमानों ने नागरिक आबादी को बिना कोई नुकसान पहुंचाए केवल आतंकी ठिकानों की इमारतों को पूरी सटीकता से निशाना बनाया। इस सफल ऑपरेशन में जेश और लश्कर के कई शीर्ष कमांडर मारे गए, जिससे यह साबित किया कि भारत की सैन्य परिचालन क्षमता के लिए यह तकनीक कितनी आवश्यक है। भाजपा का पलटवार और घरेलू राजनीति का आयाम। सोनिया गांधी के इस ओप एड के सामने आते ही सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने भी बेहद आक्रामक रुख अपनाया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने विपक्ष पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस मानवीय संवेदनाओं को लेकर चुनिंदा रुख अपनाती है। भाजपा का तर्क है कि विपक्ष गाजा के नागरिकों पर तो मुखर है, लेकिन पड़ोसी देशों में जहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं वहां राजनीतिक कारणों से मौन साध लेता है। इसके साथ ही आलोचकों ने इस कूटनीतिक दृष्टिकोण को कांग्रेस की ऐतिहासिक नीतियों से भी जोड़ा है। इसके लिए दिसंबर 1948 के ऐतिहासिक सरकारी दस्तावेजों का हवाला दिया जा रहा है। दस्तावेजों के अनुसार देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे की कलकत्ता हिंसा के जिम्मेदार माने जाने वाले नेता हुसैन शहीद सुहरावर्दी के 50 लाख के आयकर चोरी मामले में व्यक्तिगत हस्तक्षेप किया था। नेहरू ने तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई को पत्र लिखकर चिंता जताई थी कि यदि सुहरावर्दी पर कड़ी वित्तीय कार्रवाई की गई तो इसके भारत और पाकिस्तान दोनों के मुस्लिम नेताओं पर गंभीर राजनीतिक प्रभाव देखने मिल सकते हैं। परिणाम स्वरूप सुहरावर्दी अपनी संपत्तियां बेचकर सुरक्षित पाकिस्तान जाने में सफल रहे और बाद में वहां के प्रधानमंत्री बने। भाजपा का आरोप है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और न्याय के ऊपर राजनीतिक समीकरणों को तरजीह देने की यह नीति आज भी विपक्ष के बयानों में दिखाई देती है। तो आखिरकार इस पूरी बहस का कूटनीतिक निष्कर्ष क्या है? यदि हम भारत की आधिकारिक और दीर्घकालिक विदेश नीति को देखें तो भारत आज भी द्विराष्ट्र समाधान के सिद्धांत पर मजबूती से कायम है। भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु और सुरक्षित फिलिस्तीन राष्ट्र के निर्माण का भी पक्षधर है और साथ ही इजराइल के अस्तित्व और उसके सुरक्षा हितों की भी पूरी वकालत करता है। जियोपॉलिटिक्स के जानकारों का कहना है कि आज के बहुध्रुवीय विश्व में भारत किसी एक गुट का हिस्सा बनने के बजाय अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता देता है, जहां भारत के राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। लेकिन घरेलू लोकतंत्र में इस संतुलन और प्राथमिकताओं को लेकर विचारधाराओं की यह जंग आगे भी जारी रहेगी। इस पूरी स्वतंत्र रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को अपनी विदेश नीति में रणनीतिक हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए या नैतिक और ऐतिहासिक रुख को? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और निष्पक्ष तथा गहन विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।